हाय फ्रेंड्स, बाल विकास की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यह एक शिक्षक भी थे और इनकी लिखी हुई जो शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक है 1913 में प्रकाशित हुई थी और इसी बुक में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह इनको सबसे पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध होने पर व्यक्ति किस प्रकार सीखता है। इसीलिए इसे लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं और इस लर्निंग थ्योरी का सबसे पहले इन्होंने ही प्रतिपादन किया था और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग अलग अलग जानवरों पर किए। किसी ने, जैसे जीन पियाजे है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया था अपने बच्चों पर और ऐसे ही स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, ऐसे ही पावलव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। तो ये अलग अलग जानवरों और बच्चों के ऊपर और अलग अलग जीवों के ऊपर प्रयोग करने का मतलब यही था कि इनका प्रयोग के आधार पर वो कुछ निष्कर्ष निकालते थे और उस निष्कर्ष को वो अधिगम में अप्लाई करते थे, जिसको कहा जाता था सिद्धांत। तो पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं जिन्हें उपनाम के नाम से जाना जाता है, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल जिसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम बंध का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और SR थ्योरी, यानी कि SR थ्योरी मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रयोग किस तरह से किया गया। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग जिसके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पिंजरा लिया जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, उसमें एक भूखी बिल्ली को रखा। अब पिंजरे को उन्होंने बंद कर दिया। अब थॉर्नडाइक ये चाहते थे कि बिल्ली जो है वो पिंजरा खोलना सीख जाए, क्योंकि उसमें एक लीवर था जिसको दबाने से पिंजरा खुल जाता था। अब उन्होंने क्या किया, पिंजरे के बाहर एक मछली रखी। क्योंकि बिल्ली भूखी थी इसलिए वो मछली को पाने के लिए, जो उसका भोजन था उसको पाने के लिए वो अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगी। अब हाथ पैर इधर उधर मारने से क्या हुआ कि गलती से बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया। अब बिल्ली को अपना भोजन मिल गया। अब थॉर्नडाइक ने फिर उसको बंद कर दिया। जब बिल्ली ने भोजन खा लिया, यानी उसने मछली को खा लिया, तो थॉर्नडाइक ने वापस उसको बंद कर दिया। बिल्ली फिर हाथ पैर मारने लगी, फिर लीवर दब गया और बिल्ली बाहर आ गई। लेकिन अब की बार जो लीवर दबा उसमें जितना समय लगा वो पहले वाले लीवर को दबाने पर जो समय लगा था उससे कम था। फिर बिल्ली ने अपना भोजन किया, फिर थॉर्नडाइक ने बिल्ली को वापस उसी पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली फिर हाथ पैर मारती है, फिर लीवर दब जाता है और अब की बार जो टाइम लगा वो पिछली दोनों बार के लगने वाले समय से बहुत कम था। तो धीरे धीरे जब ये क्रिया दोहराई गई, अब बिल्ली जब वो बार बार पिंजरे के अंदर जाती थी तो वो सीख गई कि कहाँ लीवर है, यानी लीवर की पोजीशन भी उसको पता चल गई और उस लीवर को दबाने से पिंजरा खुल जाता है, यह भी वो सीख गई। तो इस तरह से ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग का जो निष्कर्ष निकले उस आधार पर उन्होंने थॉर्नडाइक ने अपना ये सिद्धांत दिया। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं। देखो, अब जो चालक है जिससे बिल्ली को ड्राइव मिल रहा है, तो वो है जो चालक है क्योंकि उसकी भूख है ना। अब जो लक्ष्य है वो है उसका भोजन यानी मछली, और उस लक्ष्य में बाधा क्या है, अवरोध क्या है, जो पिंजरा है वो उसके लिए अवरोध है। अब उल्टे सीधे वो कौन से प्रयत्न कर रही है, यानी अभ्यास क्या कर रही है, वो पिंजरे को काटती है और उससे बाहर आने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारती है। तो ये है उसका अभ्यास, उसके उल्टे सीधे प्रयत्न। फिर संयोग क्या होता है, संयोग होता है कि अचानक लीवर दब जाता है और कौन सी सफलता मिलती है उसको, कि दरवाजा खुल जाता है और उसको अपना भोजन मिल जाता है। अब इस आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर
उन्होंने अपने 3 प्रमुख नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप बहुत जल्दी ही इस सिद्धांत को समझ जाएं। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। तो इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। सबसे पहला जो नियम था वो था तत्परता का नियम। अब तत्परता नाम से पता चल रहा है कि तत्पर होना, ठीक है। जब कोई भी, ये नियम ये बोलता है कि कभी भी अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमारी तैयारी है तो हम उस कार्य को सीख पाते हैं। यानी जिस अनुपात में हमारी तैयारी होगी, जिस अनुपात में हम अपने कार्य को सीखने के लिए तत्पर होंगे, हम उसी अनुपात में उस कार्य को सीख पाते हैं, उतना ही जल्दी सीख पाते हैं। दूसरा नियम क्या था? अभ्यास का नियम। तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस का नियम। ये नियम ये बताता है कि अगर किसी कार्य को हम बार बार अभ्यास करते हैं, किसी कार्य का अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस करने से हम उसमें परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, जिससे हमारी गलतियां कम होने लगती है। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम यह कहता है कि अगर कोई कार्य हम करते हैं और उस कार्य को करने पर अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुख मिलता है, तो हम क्या करेंगे? उस कार्य को बार बार दोहराएंगे, बार बार करना चाहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें कि कोई कार्य कर रहे हैं हम, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और हमें अगर पेन मिलता है, दुख मिलता है उससे, तो हम क्या करेंगे? उस कार्य को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो कार्य को बार बार किया जाएगा, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो कार्य को नहीं किया जाएगा। ये सिद्धांत उन्होंने दिया, प्रभाव का जो नियम दिया उसमें। लेकिन इसमें बाद में इन्होंने कुछ करेक्शन किए कि कई बार क्या होता है, जिस तरह से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, फिर बाद में इसमें कुछ करेक्शन किए गए थे, जिसमें इस प्रभाव के नियम में ये करेक्शन किए गए कि अगर कई बार जैसे नेगेटिव रेस्पॉन्स भी मिलता है, तो उस नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलने पर भी कई बार कार्य को कंटिन्यू रखा जाता है। तो ये थे इसके 3 प्रमुख नियम। अब गौण नियम क्या थे? पहला गौण नियम वो था बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया, बहु मतलब बहुत सारी, प्रतिक्रिया यानी कि क्रियाएं करना, प्रैक्टिस। अब ये नियम ये कहता है कि कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं और ये तब तक जारी रहती है जब तक कि उसका हल नहीं मिल जाता है। यानी कि एक ही बार किया और उसका हल मिल गया, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम बार बार उसको करते हैं, यानी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो उसका हल हमें मिल जाता है। ये हमारा जो नियम है, ये जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, यह अभ्यास के मुख्य नियम से सीधा संबंधित है। दूसरा गौण नियम क्या है? दूसरा गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम यह बताता है कि किसी भी कार्य को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किया जाता है तो काम क्या हो जाता है? सरल हो जाता है और सुविधाजनक बन जाता है। अब तीसरा गौण नियम क्या है? तीसरा गौण नियम ये बताता है, तीसरा गौण नियम है मनोवृत्ति का सिद्धांत नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यानी कि मनोवृत्ति यानी कि मन की दशा, यानी जैसी हमारी मन की दशा होगी, मानसिक तैयारी होगी, उसी अकॉर्डिंग हम काम को सीखते हैं। अब ये वाला गौण नियम भी किससे संबंधित है? हमने अभी पढ़ा था, ये तत्परता के नियम से सीधा संबंधित है। चौथा गौण नियम है सादृश्यता का नियम, जिसे हम आत्मीकरण और समानता का नियम भी बोलते हैं। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये बोलता है कि प्राणी के सामने अगर कोई नई परिस्थिति आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो वो क्या करता है? उसको पुरानी जो परिस्थिति है या पुरानी जो समस्या है, उसको सुलझाने से जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है, जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें वो समानता स्थापित करता है कि ये पुरानी से कितनी मिलती जुलती है। उससे जब वो सादृश्य यानी कि वैसा ही दृश्य, वैसा ही समानता, तो वैसी ही समानता स्थापित करके उसको सुलझाने की कोशिश करता है।
अगला गौण नियम लास्ट जो है वो है सहचर्या का नियम। इसमें क्या है कि हमने समानता, पहला इससे पहले वाला था सादृश्य, तो उसमें हमने क्या किया, समानता स्थापित की। समानता स्थापित करने के बाद इसमें क्या होगा कि वो जो समानता स्थापित की और पुराना ज्ञान जो था उसमें वो पुराना ज्ञान हमारे इस वाली कंडीशन में कितना सपोर्टिव रहेगा, ये नियम ये बताता है। देखो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, साहचर्य मतलब होता है सपोर्टिव। अब ये नियम क्या बताता है कि एक उद्दीपक के प्रति हमारी जो अनुक्रिया होती है वो बाद के दूसरे उद्दीपक, अब इस वाले नियम के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें उद्दीपक क्या था, उद्दीपक हमारा था मछली ना, बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था, मछली। तो अगर एक उद्दीपक है, एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब उसका जो रेस्पॉन्स था, जो बार बार वो पिंजरे को काट रही थी, तो बाद में अगर उस उद्दीपक को चेंज भी कर दिया जाएगा तो उसमें भी वो क्या करेगा, उसको, उस अनुक्रिया को दोहराएगा, क्योंकि उद्दीपक चेंज हुआ है। ठीक है, एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम दूसरी नवीन परिस्थिति में भी सपोर्टिव रहता है, यानी कि वो जो पहले से मिला हुआ ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में भी सपोर्टिव रहता है। अब ये जो सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था, इसका शिक्षा में कितना महत्व है ये देखते हैं हम। ये जो सिद्धांत है ये शिक्षा में बहुत ही उपयोगी है। इसे अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम चाहते हैं कि बालक कुछ सीखे तो उसके लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ लक्ष्य दिया जाना चाहिए, और उसे स्टिमुलस यानी उद्दीपक देना जरूरी है। यानी वो जो गोल, जैसे थॉर्नडाइक के प्रयोग में जैसे बिल्ली के लिए लक्ष्य क्या था, वो मछली पाना, तो ऐसे ही बालक के लिए कुछ लक्ष्य जरूर रखना चाहिए, तभी वह अनुक्रिया करेगा। देखिए ये इस जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है ना, इसे हम कहते हैं SR थ्योरी, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। यानी स्टिमुलस मतलब लक्ष्य और रिस्पॉन्स मतलब उस लक्ष्य के लिए की गई क्रिया। जबकि स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने ये दिया था RS थ्योरी, यानी पहले रिस्पॉन्स होगा, यानी पहले वो क्रिया करेंगे और फिर क्रिया करने के बाद जैसे बालक कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसको प्राइज दो। ठीक है, लेकिन थॉर्नडाइक ने ये कहा कि बालक के सामने अगर कुछ लक्ष्य रख दें कि तुम्हें ये प्राप्त करना है, तो लक्ष्य रखने से उसकी जो क्रिया है, उसका जो एफर्ट्स है वो अपने आप बढ़ जाते हैं। तो असल में जो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ये सारी लर्निंग थ्योरी का निचोड़ है, इसी पर सारी थ्योरी आधारित है। तो ये मेन थ्योरी है, बाकी सभी की जो थ्योरियां हैं वो इसकी पर आधारित है। तो थॉर्नडाइक की मेन थ्योरी है जिसे कहा जाता है SR थ्योरी। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में और क्या महत्व है कि बालक जो है बार बार प्रयत्न करके सीखता है। अब प्रयास करता है तो उसमें त्रुटियां भी होगी, और त्रुटियां होगी, लेकिन त्रुटियों के बाद भी अगर वो उसको कंटिन्यू करता है तो वो उसको सही तरीके से करना सीख जाएगा। अब यह सिद्धांत शिक्षा में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि बालक कुछ भी कार्य तभी सीख पाएगा जब वो तत्पर रहेगा, यानी उसकी मनोवृत्ति होगी जब वो उस कार्य को सीखने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है, तभी वो उसको सीख पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगर आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी जरूर कीजिए।